तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमसी सिंगला केस की सुनवाई पर 9 अप्रैल को होगी या नहीं। साथ ही में आईबीए ने जो अपना 197 पेजेस का जो कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था उसमें क्या क्या चीजें डाली है और पेंशन अपडेशन को लेकर कैसे उन्होंने डिनाई किया है, एक बार फिर से उनका झूठ कैसे यहाँ पे निकल कर सामने आया है इस एफिडेविट में, वो पूरी तरह से डिटेल्स उसके पेजेस है वो हमारे पास है, तो उसको मैं डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और एमसी सिंगला केस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल की जो तारीख है वो अभी तक उसकी वीकली लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। जो 5 अप्रैल को आपकी जारी होगी तब आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई होगी या नहीं। और फिक्स डेट यहाँ पे की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जजिस ने खुद से करी है आपकी, तो इसकी सुनवाई आप सभी को देखने को जरूर मिलेगी। अभी आपका जो 2 वीक है, पिछले 25-26 आपका मार्च और 1-2 अप्रैल, तब आपकी जो रेगुलर हियरिंग है वो कोई भी केसेस की नहीं हुई थी, उसमें आपके मिसलेनियस केसेस चल रहे थे। तो आपका फिर से जो आपकी जो 8-9-10 अप्रैल आएगी, 8-9 अप्रैल आएगी, तब आपकी फिर से रेगुलर हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमारा एमसी सिंगला केस लगा हुआ है 9 अप्रैल को। उसकी सुनवाई जरूर 2 जजेस की बैच में कोर्ट नंबर 2 में आपकी होगी। एज ऑफ नाउ ए लेटेस्ट अपडेट है एमसी सिंगला केस पर। इसके जुड़े जो भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो दबा दीजिए ताकि सारे अपडेट इस महीने में आपको देखने को मिले। अब चलिए बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन किया है उसमें क्या आईबीए ने डाला है उस पेजेस में, वो मैं आपको डिटेल में अब यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आईबीए का 197 पेजेस का जो कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी की सुनवाई में मांगा था 3 अलग अलग पीरियड के, उसमें उस कैलकुलेशन के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और चीजें 197 पेजेस से वो डाले, जिसमें मेन जो है पेंशन अपडेशन को लेकर इन्होंने क्या बोला है वो देखने की बात है, तो उसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दैट जो आपका पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने दिया है, विथ रिगार्ड टू द सबमिशन ऑफ पेटिशनर दैट द रिस्पोंडेंट बैंक इज नॉट मेकिंग पेमेंट टू द एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड आफ्टर 31 October 1987 in terms of Appendix 1 of the PNB Employee Pension Regulation 1995। मतलब इन्होंने कहा है कि पेटिशनर कौन, तो एमसी सिंगला की ओर से जो लोग है या वकील है वो लोग कह रहे हैं कि हम जो आपका बैंक है वो पैसा नहीं दे रही है एज पर रेगुलेशन 19, जो आपके पीएनबी के भी और जो बैंकों के भी सेम रेगुलेशन है बीपीआर 1995, उसके अनुसार 31 अक्टूबर 1987 के बाद जो है पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कहना है जो आपका एमसी सिंगला या पेटिशनर का। ऐसा ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब इसमें वो खुद से कहते हैं कि ये सारी चीजें गलत है। वो अब आगे देखे, द रिस्पोंडेंट बैंक क्रेव हैव ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट टू मेक द फॉलोइंग सबमिशन। मतलब इन्होंने जो अलग अलग पॉइंट्स में बताए हैं कि कैसे बैंक यहाँ पे आपकी बात गलत है, एमसी सिंगला की या हमारे यूनियन की या बैंक के रिटायर्स की बात गलत है, उसको कैसे साबित करने के लिए पॉइंट्स लगाए हैं वो अब देखिए वन बाय वन। सबसे पहले देखिए दैट द पीएनबी, ये पीएनबी का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो आपका केस है एमसी सिंगला केस का वो पीएनबी की बैंक के खिलाफ है पेंशन ऑपरेशन को लेकर, इसलिए, लेकिन ये लागू सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उस पर होता है। दैट द पीएनबी एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 वर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, जो आपका 29 सितंबर 1995 में आपका नोटिस में आया था, मेड एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 January 1986। However, the pension was paid to the employees who retire on or after 1/1/1986 to with respect। यहाँ पे जो है वो आपका जो रेगुलेशन है 1995 वो कब आया था वो बता रहे, लेकिन ये जो पेंशन है वो अपडेट करके हमने 1 जनवरी 1986 के बाद के जो एम्प्लॉयज है उनको दी थी। अब देखिए रेगुलेशन 35 ऑफ पीएनबी जो आपका पेंशन रेगुलेशन एक्ट है, प्रोवाइड फॉर अमाउंट ऑफ पेंशन, मतलब इसमें अमाउंट ऑफ पेंशन के बारे में लिखा है टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज हु हैव ऑप्टेड पेंशन इन ल्यू ऑफ द बैंक कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। मतलब ये जो आपका बीपीआर जो 1995 है उसमें ऐसा है कि जो आपका प्रोविडेंट फंड जो आपका चला करता था कंट्रीब्यूशन, उसके जो रिटायर्स है उन सभी को इंक्लूड करता है, तो ये बात तो सही है। अब आगे देखिए फर्दर इट वाज अमेंडेड इन ईयर 2002, मतलब ये आप देखिए यहाँ से जो आपका पॉइंट है वो चेंज होता है। तो सबसे जो तीसरा पॉइंट है वो पहले देख लीजिए, उसके बाद अगला जो 4.4 है वो देखते हैं। देखिए that the regulation 35(1) inter alia provides that basic pension and additional pension shall be updated as per the formula given in appendix 1 wherever applicable। मतलब ये आपका जो क्लॉज है वो लिखा गया है अपेंडिक्स 1 में, जो आपका प्रोवाइड फॉर अ फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड between 1/1/1986 to 31 October 1987 inter alia for the reason that the PNB employee regulation 1995 were notified। जो आपका
ये रेगुलेशन सबसे पहला बनाया था, उसमें जो बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन अपडेट करनी थी, ये सारी चीजें सही है अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला के हिसाब से। साथ ही में ये बताते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला था वो सिर्फ 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के लोगों के लिए था, ये सबसे पहला ये कहते हैं। तो उनकी तो हमने पेंशन अपडेट करके दी, ये भी ये लोग कह रहे, एक बार जो पेंशन है अपडेट हुई ये मान रहे। अब आगे देखे, further it was amended in year 2002 include the formula for updating basic pension in respect of workmen who have retired on or after first day of नवंबर 1992 बट बिफोर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1993। मतलब ये कह रहे हैं कि फिर से हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, एक बार ही जो पेंशन है रिवीजन नहीं हुई है, फिर से दूसरी बार भी हुई है। ये बता रहे कि आपका जो आपका 1 नवंबर 1992 से आपका जो 1 सितंबर 1993 के जो बीच के एम्प्लॉयज है उनका यहाँ पे रिटायर हुए ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1993 बट बिफोर फर्स्ट डे ऑफ मे 1994, इन लोगों का जो पेंशन है वो अपडेट हुआ। कैसे हुआ? अराइव एट द एवरेज 10 मंथ पे फॉर द एम्प्लॉयज रिटायर्ड ड्यूरिंग द intervening period up to settlement period since in such cases immediate preceding 10 months time before the date of retirement स्पेंड ओवर द बाइपर्टाइट पीरियड जो नॉट पीरियड्स। मतलब इन्होंने जो साफ साफ कहा कि दूसरी बार भी पेंशन अपडेट हुई और उनका जो 10 मंथ का पीरियड है उसके बारे में ये बताते हैं कि जो आपका ये जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें क्या आपका जो पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो एवरेज में जो लास्ट आपने सर्विस की होगी उसके 10 जो पिछले आपने लास्ट के 10 महीने की है उसका जो बेसिक पे का 50% आपको हिस्सा लेना है, उसके बारे में भी ये थोड़ी सी चीजें यहाँ पे डिफरेंट लिखते हैं। तो ये सारी चीजें तो सही है। अब आगे देखिए, this was mentioned to have clarity on the process to be followed to work out pension bankers who retired between 1/1/1986 and 31st October 1987 in each settlement a negotiated portion of DNS allowance is merged. For example, the fourth bipartite DA 333 points in CPI merged in the fifth bipartite DA on 600 points in CPI was merged in the settlement 6 DA, यहाँ पे जो 1148 CPI पॉइंट्स मर्ज। साथ ही में ये कहते हैं कि आपका पेंशन जो अपडेशन हुआ फिर क्या सेटलमेंट, जितने भी सेटलमेंट होते हैं उसमें डीए मर्ज होता है। तो ये बताने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पेंशन अपडेट करते हैं, डीए तो मर्ज होता है जो बेसिक पे है और साथ ही में इसका परसेंटेज भी बढ़ता है। तो ये पेंशन आपकी अपडेट हो रही है, ये मिसगाइडिंग जो है वो सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सबमिट किया है कि इसको ऐसे दिखाने की कोशिश है कि ये डीए जो मर्ज होता है वो आपका पेंशन ऑपरेशन होता है। पेंशन ऑपरेशन के बारे में इन्होंने क्लैरिटी क्या दी कि आपके 2 बार पेंशन अपडेट हुई, 1986 से 7 के बीच और दूसरी आपके जो 1992 से 4 के बीच जो पेंशन ऑपरेशन हुई ये इन्होंने बताया। अब और जो आगे की चीज है वो इन्होंने जो है नहीं सबमिट की। अब देखे ये आपका डीए का पॉइंट आपने देखा। अब आगे देखिए, joint note for officer were different. This period was prior to the date at which pension regulation 1995 become effective. मतलब जो आपका है 1986 के बाद इफेक्टिव जो 1995 में हुआ उसके बारे में बता रहे। There are no amendment regulation 35(1) appendix. However, after each subsequent bipartite in order to facilitate calculation of pension for employees, those 10-month period proceeding retirement amended over to bipartite settlement. मतलब जैसे मैंने बताया 2 बार इन्होंने जो अपडेट है joint notes Indian Bank Association has been issuing letters to the members banks to work out their pension by merging the CPI points agree in the 11 settlement जो आपका relevant settlement in with the employee retirement। मतलब इन्होंने कहा कि रेगुलेशन 35 में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि सभी रिटायर से उनको पेंशन ऑपरेशन करनी है, लेकिन ये साफ साफ लिखा गया है गवर्नमेंट ने 2003 में इसको अमेंड किया था और ये सभी एम्प्लॉयज के लिए जो है वो लागू किया था। लेकिन इन्होंने झूठा यहाँ पे अफिडेविट फिर से दिया है कि रेगुलेशन 35 में सिर्फ 2 जो आपके लोग थे, हमने जो अमेंडमेंट किया वो 1992 से 4 के बीच को दिया गया और 1986 से 7 के बीच यहाँ पे दिया गया, वो पहला जो ओरिजिनल था। लेकिन उसमें ऐसा था कि जो दूसरी बार अमेंड हुआ 2003 में वो सभी जो जितने भी रिटायर हो गए बैंक एम्प्लॉयज, ऐसा नहीं है कि 1992 के उसके बाद के और अभी तक के जो रिटायर है उन सभी को इसमें जो है लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि इन सभी को लाभ है वो नहीं दिया जाना चाहिए। अब आगे देखिए, इन द 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट क्लॉज 15 नोटेड टू डेट यहाँ पे 11 नवंबर 2020 8 जॉइंट नोट क्लॉज यहाँ पे जो है डेटेड 11 नवंबर 2020 द प्रोसेस टू बी फॉलोड इन सच केसेस हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ द बाइपार्टाइट एंड जॉइंट नोट दैट thus it stands that the employee who covered by the pension regulation 1995 includes those who have retired on or after 1986 and are being paid pension in accordance with the said PNB employee regulation। मतलब इन्होंने
इससे साबित भी करना ये चाहते हैं कि जो पेंशन है वो हम जो रेगुलेशन 35(1) में जो है उनके हिसाब से 1 जनवरी 1986 के बाद देते हैं, तो आपका ये पॉइंट है वो झूठ है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीच में इन्होंने खुद ने झूठ बोला है कि आपका जो है वो रेगुलेशन के हिसाब से सभी एम्प्लॉयज को कवर करना था, लेकिन इन्होंने कहा कि सभी एम्प्लॉयज नहीं, सिर्फ ये 2 पीरियड के एम्प्लॉयज है, रिटायर्ड है, उनको कवर करना है। तो ये ऐसे अपनी बात है वो साबित भी कर रहे हैं कि हमने तो जो हमारी बात सही है कि हमने तो 1 जनवरी 1986 के बाद के सभी रिटायर्ड को रेगुलेशन के हिसाब से पेंशन दी, ये गलत बात यहाँ पे साबित करना सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं। अब इसके खिलाफ हमारे जो वकील है एमसी सिंगला केस में, उनको अच्छे से जवाब देना होगा, तभी जाकर हम इस पॉइंट को साबित कर पाएंगे कि इन्होंने बीच में झूठ बोला है, ये बात सही नहीं है। पेंशन रेगुलेशन सभी जो रिटायर्ड है उनको अप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 2 पीरियड के। तो आईबीए ने फिर से अब झूठा एफिडेविट सबमिट किया है, उसकी जो सुनवाई है वो 9 अप्रैल को हो सकती है एमसी सिंगला केस में, उसका हमें वेट रहेगा। उसके जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। सुनवाई होगी या नहीं उसका भी अपडेट लेकर हम बहुत जल्दी आपके साथ आएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।